हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो लखन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ खाती रहती थी और खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि बैठकर उठ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उसने खाना नहीं छोड़ा और रात दिन बस खाती ही रहती थी। दरअसल शादी के वक्त लखन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि लखन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले लखन अपनी बीवी वैशाली से एक बार भी नहीं मिला था। लखन ने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर वैशाली से शादी के लिए हाँ कर दी थी। लखन एक छोटा सा ढाबा चलाता था, जिसे सुनकर ही वैशाली उससे शादी के लिए राजी हुई थी। लखन को इस बात का एहसास शादी की पहली रात हुआ। उसने देखा कि वैशाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ वैशाली, रो मत, घर की याद आ रही है क्या? देखो, एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, तुम रो मत। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लग रही है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने खाना खाया था और उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लगने लगी? मुझे खाने के तुरंत बाद ही भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो? मुझे खाना ला कर दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। कुछ ही देर में लखन अंदर से खाना ले आता है। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ ही देर में वैशाली सारा खाना खा जाती है। सुनिए, और खाना लाइए। बेचारा लखन फिर और खाना लाया और वह भी वैशाली ने एकदम खत्म कर दिया। और लाइए। फिर लखन दौड़कर खाना लाने लगा और वैशाली खाती गई। और लाइए। अरे, सारा खाना खत्म हो गया है वैशाली। मुझे खाना लाकर दीजिए। मुझे समोसे बनाकर दीजिए। लखन ने उसे खूब सारे समोसे बनाकर दिए और वह उन सब समोसे को भी बहुत जल्दी खा गई। समोसे खाकर वैशाली बोली, हाँ, मेरा पेट भर गया। चलिए अब सो जाते हैं। फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर घर में जितनी भी सब्जियां थीं, वह सब वैशाली कच्ची ही खा गई। लखन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं दोपहर को तुम्हारे लिए ढाबे से खाना भेज दूंगा। लखन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन इससे वैशाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस खाने के बारे में सोचती रही। दोपहर को लखन ने ढाबे से 2 प्लेट खाना भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट खाना खाकर भी वैशाली का पेट नहीं भरा। शाम को लखन के लौटने पर वैशाली रोने लगी। अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट खाने से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है ना मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 30 प्लेट खाना चाहिए। 30 प्लेट? वैशाली, मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा कमाई होती नहीं है। ऊपर से तुम इतना खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अगर ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी तुम्हें। क्या आपने मुझे मोटी कहा? आपने मुझे मेरे मोटापे का ताना मारा। मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। अब लखन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? फिर लखन वैशाली को समझाने लगा। रो मत वैशाली, रो मत, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? लखन ने अपने मन में कहा, मुझे थोड़ी ना पता था तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो। मुझे थोड़ी पता था तुम इतना ज्यादा खाती हो। ऊपर वाले मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। लेकिन लखन मन की बात तो वैशाली को बोल नहीं सकता था, इसलिए वह बोला, मुझसे गलती हो गई वैशाली, मुझे माफ कर दो।
अब से जो तुम चाहो वो खा सकती हो, जितना चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हर रोज ढाबे पर जाऊंगी। ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। और बस खाने लगी। मेरे लिए कुछ खाने का ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। और साथ में सलाद भी लाना। वैशाली खाती रही और लखन के कर्मचारी खाना लाते रहे। लोग खाना खाने के लिए ढाबे पर आते और खाना न मिलने से वापस चले जाते। अरे भैया, हमारे लिए दाल और रुमाली रोटी ले आना जरा। रोटी तो है लेकिन दाल नहीं है साहब। तो फिर चिकन चंगेजी ले आओ। वो भी नहीं है साहब। और बिरयानी? वो भी खत्म हो गई है साहब। अरे तो फिर है क्या तुम्हारे पास यार? अच्छा ऐसा करो, चलो रोटी ले आओ, मैं नमक के साथ ही खा लूंगा। तभी लखन के कर्मचारी ने कहा, रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। आगे से कभी इस ढाबे पर नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और वैशाली खाती रही। यह देखकर लखन का दिल जोरों से धड़कने लगा। हे ऊपर वाले, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे एक दिन ढाबे पर ताला लगाना पड़ेगा। पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की थी। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद वैशाली अपने घर चली गई। लखन टेंशन में ढाबे पर ही बैठा रहा और उसका कर्मचारी उसके पास आया। क्या सोच रहे हो मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक। कभी मत करना, और करेगा तो पहले लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हौसला रखिए मालिक, मालकिन को एक न एक दिन समझ आ ही जाएगा कि इतना खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद वैशाली रोज काफी दिनों तक ढाबे से खाना खत्म करती रही। लखन और गरीब होता गया। लखन इतना ज्यादा गरीब हो गया था कि एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोचने लगा। उसी रात में वैशाली के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर लखन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर बोला, वैशाली जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? लेकिन मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, हार्ट अटैक कैसे? वैशाली जी, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। वैशाली जी, आपको एक काम करना होगा, आपको अपना खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। वैशाली डर गई और उसके बाद वह पूरी तरह बदल गई। उसने खाना खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी, जिससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और लखन को मुनाफा होने लगा। और फिर ऐसे ही भुक्कड़ बीवी पतली हो गई और लखन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सावित्री की 3 बेटियां थीं, पायल, कृतिका और जूही। सावित्री की बड़ी बेटी की शादी को अभी 5 साल हुए थे। वे लोग अपने पति के साथ बाहर विदेश में रहती थी। सावित्री ने छोटी बेटी की शादी वहीं गांव में कर दी थी। कृतिका और रवि की शादी हो जाती है। रवि की नीयत अच्छी नहीं थी। वे अपने साली को देखकर मन में सोचता है, अरे मेरी साली इतनी खूबसूरत है, मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। काश मुझे ये मालूम होता तो मैं शादी इसी के साथ करता। खैर कोई बात नहीं, मेरी साली मेरे सामने ही रहेगी। विशाल ये बात मन में सोचता है। तभी जूही बोल जाती है, क्या हुआ जीजू, कहाँ खोए हुए हो? दीदी तो तुम्हारे पास में खड़ी है, फिर कहाँ दिमाग है तुम्हारा? अरे जब इतनी खूबसूरत सामने साली खड़ी हो तो दिमाग कहाँ जा सकता है। विशाल की ये बात सुनकर जूही को कुछ अजीब सा लगता है। थोड़ी देर बाद कृतिका अपनी ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विशाल हर वक्त जूही की बात करता रहता था। कृतिका को ये बातें विशाल की अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ दिनों बाद कृतिका अपने मैके जाती है। चलो कृतिका, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ जाके थोड़ी बहुत साली से बातें भी कर लेंगे। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम जूही की कुछ ज्यादा ही बातें करते हो।
अरे कृतिका, मैं उस जूही की बातें क्यों ना करूं, वो मेरी छोटी साली है, मैं उसका जीजू हूँ। बहनोई तो हमारे बड़े वाले भी हैं, वो तो नहीं करते ऐसी बातें। मुझे तो तुम्हारी बातों पे कुछ अजीब सा लगता है। कृतिका विशाल से ये कहती है और विशाल इस बात को टालकर चला जाता है। अरे आइए दामाद जी, जूही बेटा ठंडा पानी ले आओ, तेरी दीदी और जीजू आए हैं। थोड़ी देर बाद जूही पानी ले आती है। विशाल से सावित्री बोलती है, बेटा मेरी अब हिम्मत नहीं है जो मैं जूही का रिश्ता देख सकूं। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तो अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी है, अब जूही के 2 भाई हो गए हैं। अब जूही की शादी की जिम्मेदारी दोनों भाई पे डाल दी है। विशाल बेटा, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए और मैं भी इस फर्ज से अदा हो जाऊं। बेटा तुम्हें तो मालूम है, बड़े दामाद तो बाहर विदेश में रहते हैं, उनका तो साल में 1 ही बार चक्कर लगता है गांव का। तुम यहीं गांव में रहते हो, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ, अगर कोई अच्छा हो जूही के मतलब का तो रिश्ता बता दो, ताकि जूही के भी हाथ पीले कर दूँ। अरे माँ, अब तुम टेंशन क्यों लेती हो? अब देख लो मेरे 2 भाई हो गए हैं। मेरे सगे भाई ना सही, पर मेरे 2 बिनोई हैं, ये भी सगे भाई से कम थोड़ी नहीं है। एक बड़े जीजू और एक छोटे जीजू, अब ये दोनों मेरे भाई हैं। अब ये अच्छा सा रिश्ता देखेंगे छोटी बहन के लिए, क्यों ना जीजू? सही बात है ना? है, मैं आपकी छोटी बहन तो हूँ। हाँ माँ, जूही सही बोल रही है, जूही हमारी छोटी बहन है और हमारा फ़र्ज़ यही बनता है हम अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी भी शादी कर दें। माँ तुम टेंशन ना लो, अब ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। फिर कृतिका और विशाल अपने घर आ जाते हैं। विशाल मन में सोचता है, मैं तो जूही को इस नज़र से नहीं देखता था, मेरी नियत और सोच बहुत गंदी थी। आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। जूही ने बात सही कही, ज़रूरी नहीं साली और जीजा का रिश्ता रखें, भाई और बहन का भी रिश्ता रखा जा सकता है, और मज़ा तो भाई बहन के रिश्ते में है। मेरी कितनी गंदी सोच थी, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी सोच तो यही थी साली आधी घरवाली होती है, साली और बिनोई का रिश्ता मजाक का रिश्ता होता है। जूही का कोई भाई नहीं है, उसको भाई मिल जाएगा, और मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे छोटी बहन मिल जाएगी। आज से मैं अपना रिश्ता भाई बहन का रिश्ता रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा जूही के लिए अच्छा रिश्ता देखने की। अगले दिन विशाल ऑफिस जाता है। ऑफिस में राज नाम का लड़का रहता था। राज ऑफिस में दिल लगाकर काम करता था। राज का घर ज़्यादा दूर नहीं था, विशाल के घर से थोड़ी सी आगे राज का घर था। विशाल को राज का काम बहुत पसंद आता था। फिर उसके दिमाग में यही आइडिया आता है, क्यों ना मैं राज के साथ जूही की शादी करा दूं। विशाल अपनी सास सावित्री से बात करता है और रिश्ते के बारे में सारी बात बता देता है। हाँ बेटा, अगर रिश्ता अच्छा है तो तुम हाँ कर दो और उनसे बोल देना कि वो हमारी जूही को देख जाएं। अगर हमारी जूही पसंद आ जाएगी तो हम शादी भी जल्दी कर देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने रिश्ता अच्छा ही देखा होगा। शादी की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ही हवाले है। सावित्री इस रिश्ते को हाँ कर देती है। राज और जूही की भी कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद जूही और राज बहुत खुश रहते हैं। जूही और विशाल में भाई बहन का रिश्ता बना रहता है। विशाल और कृतिका जूही के घर 1 महीने में चक्कर लगा दिया करते थे और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमित्रा की शादी को 12 साल हो गए थे।
सुमित्रा के पास 10 साल का बेटा होता है। सुमित्रा ससुराल में सबसे बड़ी थी। घर का खर्च और लेन देन सब सुमित्रा के हाथ में था। सुमित्रा अपने ससुराल में सब लोगों का दिल जीत लेती है। सुमित्रा बहू, तुझे याद है ना, आज शादी में जाना है। मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो शादी में नहीं जा पाऊंगी। अगर शादी में न गई तो कमला बहुत नाराज़ होगी। कमला के बेटे की शादी है, तू चली जाना। बहू, अब मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की। तुझसे लेन देन बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, तू ही चली जा। हाँ माँ जी, तुम फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इस घर को संभाल के मैंने ही रखा है और आगे भी सब कुछ हाथ में मेरे ही होगा। अब शादी में लेन देन का सब कुछ मुझे पता होगा। मेरी देवरानी को तो कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। सब लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से फांस लेती है। सुमित्रा ये नहीं चाहती थी उसकी देवरानी पढ़ी लिखी आए। मैडम जी, जो काम तुमने बोला था वो सारा काम कर दिया मैंने, और वो ऊपर वाला रूम की भी सफाई कर दी। मैडम जी, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है क्या, जो ऊपर वाला रूम साफ करवाया है? हाँ, मेरे ससुर जी हैं ना, उनके बहुत पुराने दोस्त आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अगले दिन विकास शर्मा घर आ जाते हैं। अरे अंदर आओ विकास शर्मा, तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम। जब से तुम विदेश गए हो तुमने तो यहाँ आके पलट के ही नहीं देखा। बहू, ये मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं। ये बाहर शहर में रहते हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बहुत दिनों से शिकायत कर रहा था, तब जाके अब आए हैं ये लोग। जब से यहाँ से गए हैं ये यहाँ पलटे भी नहीं हैं। विकास शर्मा, ये है मेरी बहू, इसने ही मेरे पूरे घर को संभाल रखा है। अब बस मैं यही सोच रहा हूँ छोटे बेटे का भी रिश्ता अच्छा मिल जाए, उसकी भी जल्दी शादी कर दूँ और मेरी बड़ी बहू का भी सहारा हो जाएगा। तुम्हारी नज़रों में अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ, मैं अपने छोटे बेटे के लिए देख रहा हूँ। हाँ, मेरे पास रिश्ते तो बहुत हैं, बस तुम्हारी पसंद आ जाए। सुमित्रा के देवर के रिश्ते बहुत आते हैं, पर सुमित्रा कोई ना कोई लड़की में कमी निकाल देती थी। कभी सुमित्रा को घर वाले पसंद नहीं आते थे, कभी लड़की छोटी बता देती थी, कोई लड़की लंबी बता देती थी। जितने भी अमीर घर से रिश्ते आते हैं, सुमित्रा ऐसी ही कमियां निकाल देती थी। एक दिन सुमित्रा के ससुर के दोस्त आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ भाई, मैंने तुम्हारे घर इतने रिश्ते भेजे हैं, तुम्हें लड़की कोई भी पसंद नहीं आई? एक से एक बड़े मालदार के रिश्ते भेजे थे मैंने, और लड़कियों में भी कोई कमी नहीं थी। क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही तुम्हें? अरे अंकल, लड़की तो कोई ढंग की मिलती ही नहीं है। कोई छोटी रह जाती है तो कोई ज़्यादा लंबी होती है, कोई काली होती है। मेरे देवर जी अच्छे हैं तो उनके लिए अच्छी सी लड़की देखूंगी अपनी तरह। हाँ, मेरी बहू सही कह रही है, कुछ ना कुछ तो कमी देखी होगी, और अपने देवर के लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी नहीं लाएगी, अपने लिए अच्छी देवरानी लाएगी मेरी बहू। ससुराल में सुमित्रा की चालाकी कोई नहीं समझ पाता। सब लोग यही समझते थे सुमित्रा बहुत साफ दिल की। सुमित्रा मन में सोचती है, लड़कियां तो सब अच्छी थी, पर मुझे जानबूझ के रिश्ते भगाने थे यहाँ से। मैं नहीं चाहती कोई पढ़ी लिखी मेरे घर में मेरी देवरानी आए और मुझ पे हुक्म चलाए। मैं यही सोचती हूँ कोई गरीब घर की आए और मेरे हुक्म माने। मैं इस घर पे राज करूँ, राज जैसे अब करती हूँ ऐसे ही मैं बाद में भी करूँ। अगर पढ़ी लिखी देवरानी आ गई घर में, सब लोगों को मेरी चालाकी पता चल जाएगी और वो मुझ पे ही हुक्म चलाएगी फिर। और ये बड़ा बिजनेस है, सब मेरे देवर जी के हाथ में है। फिर मुझे कुछ नहीं देने वाली मेरी देवरानी। अनपढ़ गवार और गरीब घर की देवरानी लाऊंगी तो घर पे भी राज मेरा होगा और इन पैसों पे भी राज मेरा होगा। सुमित्रा मन में यही सोचती है।
पर घर वालों को इसकी चालाकी का पता नहीं चलता। अच्छा सुमित्रा बहू, तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद आई तो एक रिश्ता बताता हूँ। वो लड़की हाइट में भी अच्छी है और देखने भालने में भी बहुत खूबसूरत है, पर हाँ एक कमी है, वो लोग गरीब हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे, न ही तुम्हारी बराबरी कर पाएंगे। अरे अंकल, फिर तो और भी अच्छी बात है। हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ माल नहीं चाहिए, हमें तो बस खाली लड़की ही चाहिए। मेरे देवर की एक नंबर की जोड़ी लगे। हाँ यार, बहू सही बोल रही है। देखो ना मेरी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं, कि सबके लिए कितना सोचती है, कभी अपने मन का या अपने फ़ायदा नहीं सोचती, हर वक्त हमारे ही बारे में सोचती रहती है। आजकल कौन भला अपने देवर के बारे में सोचता है। सब घर वाले उस रिश्ते को हाँ कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई होती है। तभी किचन में सुमित्रा पहुंच जाती है। अब आएगा मज़ा, अब मैं हुक्म चलाऊंगी और ये नौकरानी काम करेगी और इसकी औकात में हर हर मिनट पे दिखाऊंगी। सुमित्रा अपनी देवरानी रागनी से बोलती है, रागनी तुम खाने में क्या बना रही हो? जल्दी बना लो, बहुत तेज की भूख लग रही है, और खाना टेस्टी बनाना। मैं तुम्हें इस घर के उसूल बता देती हूँ। इस पूरे घर में मेरा राज चलता है, जो मैं कहती हूँ वही होता है। तुमने तो इतना बड़ा घर, इतना अच्छा किचन कभी सपने में भी ना देखा होगा, और इतने जेवरात, इतने नए नए कपड़े। तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा था। और तुम्हें ये भी बता दूं, तुम्हें इस घर की बहू क्यों बनाया है मैंने। तू अब से इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर पे राज करती हूँ। जो भी मैं कहूँ वही करना है तुझे। अगर मुझसे जवान लड़ाई तो घर से बेघर कर दूँगी, और इस घर में सब लोगों को मेरे ही बात पे यकीन आएगा, तेरी बातों पे नहीं। अपनी जिठानी की यह बात सुनकर रागनी को बहुत बुरा लगता है। रागनी अब घर में चुपचाप रहती थी। जो काम उसकी जेठानी बताती थी रागनी वही काम करती थी। एक दिन रागनी के ससुर बोलते हैं, सुनो दोनों बहुओं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। वहाँ के खेती बाड़ी भी देखनी है, और घर में तुम दोनों दुरानी जेठानी हो, दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं, और मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। देख लेना, अपना भी ख्याल रखेगी और अपनी देवरानी का भी ख्याल रखेगी। बस हम 10-12 दिन के लिए ही गांव जा रहे हैं, वापस जल्दी आ जाएंगे। रागनी के सास ससुर दोनों गांव चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा रागनी पे बहुत ज़्यादा अपना हुक्म जताने लगती है। एक दिन सुमित्रा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सुमित्रा के कमर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। रागनी सुमित्रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सुमित्रा का खाने पीने का और दवाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। जैसे ही उनके सास ससुर को पता चलता है वो वापस शहर आ जाते हैं। अरे बहू, ये चोट कैसे मार ली तुमने? हमें पहले ही बता देती, हम लोग पहले ही आ जाते। हाँ माँ जी, इसलिए नहीं बताया, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। दूर रहते पर ध्यान यही रहता, ना जाने कितनी चोट लगी है। और मेरा सबसे ज़्यादा रागिनी ने ख्याल रखा है। सच में माँ जी, रागिनी बहुत अच्छी है, दिल की भी अच्छी है। तुम लोग गांव चले गए थे, रागिनी पे मैंने बहुत ज़्यादा हुक्म जताया था, पर रागिनी इस बात को कभी नहीं दोहराती। सच में माँ जी, रागिनी भी बहुत अच्छी है, उसने बाकी में मेरा दिल जीत लिया है। हाँ बहू, ये बात तो बहुत अच्छी है। हमारी तो बहुत अच्छी किस्मत है, दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी मिली हैं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा भी ठीक हो जाती है। अब सुमित्रा रागिनी पे कोई हुक्म नहीं जताती है। दोनों दुरानी जिठानी साथ में ही काम करने लगती हैं। जो चीज़ सुमित्रा अपने लिए लाती थी वे रागिनी के लिए भी लाती थी।
सुमित्रा छोटी बहन की तरह रागिनी को रखने लगती है और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। आरब अपनी बीवी सोनिया के साथ शहर में रहता था। आरब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। आरब अकेला ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। आरब के माता पिता दोनों गांव में रहते थे। आरब के पास काम बहुत ज़्यादा रहता था। इसकी वजह से आरब अपने माता और पिता से मिलने नहीं जा पाता था। आरब ने अपनी शादी शहर में ही कर ली थी। सोनिया बहुत पढ़ी लिखी होती है। वो अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा गुरूर करती है और ना ही आरब को गांव जाने देती थी। सोनिया को न जाने गांव वालों से एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। आरब रोज़ अपनी ड्यूटी जाता था और सोनिया अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करती थी। एक दिन आरब सोनिया से बोलता है, सोनिया 10-12 दिन की छुट्टी पड़ेगी इस महीने। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों गांव चलें घूमने। कुछ दिन माँ और बाबू के साथ टाइम बिता लेंगे। आरब तुम हर वक्त ये क्या कहते रहते हो? जब भी तुम्हारी छुट्टी होती है गांव जाने। अगर तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिल रही है तो हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे ना। गांव में क्या रखा है? मेरी सारी दोस्तें अपने पति के साथ घूमने जाती हैं। कोई कश्मीर जाती है तो कोई शिमला जाती है और एक तुम हो, तुम गांव की ही रट लगाए रहते हो। और हाँ, अब गांव जाने के बारे में सोचना भी मत। सोनिया की ये बात सुनकर आरब ऑफिस चला जाता है। फिर ऑफिस में सोचने लगता है, सोनिया गांव जाने से तो मना करती है। मैं अपनी माँ और बाबूजी से कैसे मिलूं? अगर मैंने सोनिया की बात नहीं मानी तो सोनिया के पापा मुझे नौकरी से निकाल देंगे और कितनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। इस नौकरी की वजह से मैंने सोनिया से शादी करी है। अब मैं क्या करूं? मेरा माँ और बाबूजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, ऐसा करता हूँ, माँ और बाबूजी को शहर बुला लेता हूँ। फिर आरब फ़ोन करके अपने माँ और बाबूजी को शहर बुला लेता है। अगले दिन आरब के माता और पिताजी दोनों आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर सोनिया हैरत में हो जाती है और आरब से बोलती है, आरब ये लोग कौन हैं? और ये तो ऐसा लग रहे हैं गांव के हैं। तुम्हें पता है ना मुझे गांव के लोगों से कितनी एलर्जी है। अगर ये लोग चंदा लेने वाले हैं तो इनको चंदा देके जल्दी भगाओ। सोनिया, ये चंदा लेने वाले नहीं हैं। ये मेरे माँ और बाबूजी हैं। ये शहर में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे माँ और बाबूजी का बहुत ख्याल रखोगी। मेरे माँ और बाबूजी का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अपने माँ और बाबूजी का अकेले ही बेटा हूँ। अगर हम इन लोगों को ना रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या सोनिया, अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई न रखेगा तो बताओ तुम्हें कैसे लगेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस चला भी जाऊँ, मेरे माँ और बाबूजी का पूरा ख्याल रखना। अगर सोनिया, मैंने देख लिया तुमने मेरे माँ और बाबूजी को परेशान रखा है तो सोच लेना हमेशा के लिए तुम मैके में बैठ जाओगी। आरब की ये धमकी सुनकर सोनिया सहम जाती है। सोनिया ने अभी तक आरब का इतना गुस्सा नहीं देखा था। हाँ आरब, तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ और बाबूजी का पूरा ख्याल रखूँगी। ये मेरे माँ और पापा जी के तरह तो हैं। सोनिया अब उन दोनों को अपने साथ रख लेती है। सोनिया को आरब की माँ का खाना पसंद नहीं आता था। सरला जो भी खाने में बनाती, सोनिया उस खाने को नहीं खाती थी। वे ऑर्डर करके खाना मंगा लेती थी। एक दिन आरब का बर्थडे आता है। आरब की माँ उसके लिए उसके मनपसंद का खाना बनाती है और आरब से बोलती है, देखो आरब बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। पालक पनीर बनाया है। अब जल्दी से खा के बताओ कैसा लग रहा है। अरे माँ, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है और मेरी मनपसंद की चीज़ें भी याद हैं।
मैं तो गांव काफ़ी दिनों से नहीं गया, फिर भी तुम मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती हो। हाँ बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेरी पसंद नापसंद का ख्याल न रखें तो किसका रखेंगे। बेटा, चाहे तू हमसे कितना भी दूर आ गया, तेरी पसंद और तेरी शरारतें हमें आज भी याद हैं। आरव पालक पनीर खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ से खूब ढेर सारी बातें करता है। उधर सोनिया जल भून रही थी क्योंकि सोनिया को आरव के बर्थडे का याद ही नहीं रहा। आरव, तुम भी कैसी चीज़ें खाते हो? तुम्हारी ये चीज़ें पसंद हैं? छी, मैं तो इसको कभी ना खाऊं। मुझे तो पनीर से एलर्जी है। आरव, तुम्हारे बर्थडे का मुझे भी याद था। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी, पर तुम्हारी माँ ने सब खराब कर दिया। आज शाम को हम लोग पार्टी रख रहे हैं और इस पार्टी में मैं सब अपनी दोस्तों को बुला रही हूँ। अपने माँ और बाबूजी से बोल देना वो इस पार्टी में ना आए। अगर मेरी दोस्तों ने तुम्हारे माँ और बाबूजी को देख लिया तो मेरी बहुत हंसी बनाएंगी। अरे सोनिया, वो मेरे माँ और बाबूजी हैं, मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ। अगर वो इस पार्टी में ना रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इस चीज़ में कैसी शर्म है। वो तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम उनके बारे में इतना कुछ बोलती हो। कभी मैंने अपनी माँ से कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी तुम्हारी। अगर वो बुरी होती तो तुम्हारी 1000 कमियां निकाल कर मुझे बताती। सोनिया, मेरे माँ और बाबूजी ऐसे नहीं है, तुम ही उनके बारे में गलत सोचती हो। अपनी इस सोच को बदल दो। सोनिया और आरव की ये बात उसकी माँ कमला सुन लेती है और वो सारी बात अपने पति को बता देती है। वे दोनों यही फैसला करते हैं आज शाम की पार्टी में वो नीचे नहीं जाएंगे। वो दोनों आज कमरे में ही रहेंगे ताकि उनकी बहू की बेइज्जती ना हो हमारी वजह से। शाम को सोनिया तैयार होकर नीचे आती है। उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सोनिया के गिरने के वजह से उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और डॉक्टर उसको आराम करने के लिए बोलते हैं। आरव बेटा, हम आज ही गांव जा रहे थे। अब यही सोचा है जब तक सोनिया का पैर ठीक नहीं हो जाता हम दोनों यहीं पे रहेंगे और सोनिया की देखभाल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। आज से सोनिया की देखभाल मैं ही करूँगी और खाने पीने का ध्यान मैं ही दूँगी। सोनिया की सास कमला सोनिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। टाइम पर दवाई देना और टाइम पे ही खाना खिलाना। सोनिया को यह सब देखकर सोनिया की गलतफहमी दूर हो जाती है और सोनिया अपने किए पे पछताने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के बारे में कितना गलत सोचा। मैंने गांव के लोग नहीं देखे थे। मैंने अपने दोस्तों के मुंह से ही सुना है कि गांव के लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैं जिनकी वजह से तुमसे नाराज़ रहती थी, आज वो लोग मुझे देखने भी नहीं आए हैं। अब मैं खुलकर कहूँगी कि ये मेरे सास और ससुर हैं, मेरे माँ और बाबूजी हैं। मुझे अब कोई शर्म नहीं है किसी को कुछ बताने की। माँ जी, तुमने तो मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है, पर मैंने तुम्हें माँ जैसा नहीं समझा। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और आज से तुम यहीं रहोगी मेरे पास। सोनिया बेटी, ऐसा मत बोलो। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की ही तरह रखा है और मैंने तुम्हारी बातों पे कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। हम लोगों का अभी सामना हुआ है, अब बरतने में कुछ तो टाइम लगता ना। हम तो गांव जा रहे थे, पर तुम्हारी चोट को देखकर हम यहीं रुक गए। यही सोचा था जब तक तुम्हारा पैर ठीक होगा तभी हम गांव जाएंगे। नहीं माँ जी, अब तुम गांव नहीं जाओगी, अब मेरे पास यहीं रहोगी। सोच ले बहू, फिर मेरा हाथ का ही खाना मिलेगा तुझे। तो क्या हुआ माँ जी, तुम्हारे हाथ का खाना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और पहले मैंने कभी खाना नहीं खाया।
जो तुम्हारे हाथ में मज़ा है वो कहीं और भी नहीं। जो तुम खाना इतने प्यार से बनाती हो इसमें मज़ा तो कुछ और ही है। सोनिया और कमला बहुत सारी बातें करती हैं। सोनिया अपने सास ससुर को अपने पास रख लेती है। सास बहू दोनों इखलास से रहने लगती हैं। सास बहू का ये प्यार देखकर आरव भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब सब लोग घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।